चेयर पीछे खिसकती थी, वो बैठता था वहां पर जिसकी वो जगह थी और खाना खाता था। एंड देन कोई दिखता नहीं था बट प्लेट में खाना खत्म होता था। वो अपने ब्रदर के बहुत क्लोज थी, तो जब उनकी डेथ हो गई उसके बाद उनके ब्रदर की सोल ने, उनकी स्पिरिट ने उनको हॉन्ट करना शुरू कर दिया। आप मुझे कोई पिक्चर की स्क्रिप्ट तो नहीं बता रहे हैं ना? It's a real story. I can make you speak to her. उनके लिए ऐसा साल है जिसके लिए वो बहुत टाइम से वेट कर रहे थे, ठीक है। किस्मत बदलने का टाइम है, किस्मत की किताब उनके लिए सामने खुली हुई है, विच इज ब्लैंक। तो जो चाहे आप वो लिख सकते हैं, जिसको ग्राउंडिंग कर देता है। एंड वो स्पिरिट्स को रिपेल बैक करने के लिए बहुत अच्छा क्रिस्टल है। रॉ भी रख सकते हैं, फ्री फॉर्म भी रख सकते हैं। जब पॉइंटर्स आते हैं आप उसको अपने घर की एंट्रेंस या ऑफिस के एंट्रेंस पे रख सकते हैं। ये जो आज की हमारी मेहमान है, कला से सक्षम प्रतिभावान है, हो खुद की या घर की एनर्जीज डिसबैलेंस्ड, इनके पास हर समस्या का अटूट समाधान है। रेकी हीलिंग, फेरालामा हीलिंग, स्पिरिचुअल हीलिंग, वास्तु स्पेशलिस्ट, न्यूमरोलॉजिस्ट, टैरो कार्ड रीडर, इस हस्ती की पहचान है मिस भारती सनीघाई। इस हस्ती का नाम है भारती जी। नमस्कार। आपका हमारे आज के पॉडकास्ट पे स्वागत है। थैंक यू सो मच। थैंक यू। इतनी सारी स्किल्स एक इंसान के पास होना सीम्स सो फैसिनेटिंग। आपको कैसे पता लगता है कि किस क्लाइंट को किस थेरेपी की ज्यादा जरूरत है? अमित, अगर हमें कोई प्रॉब्लम हो रही है, ठीक है, तो हम क्या करते हैं, हम सबसे पहले एक डॉक्टर के पास जाते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल आपको फीवर है या स्टमक एक हो रहा है, तो वो पहले डायग्नोज करते हैं आपको। दे राइट सम प्रिस्क्रिप्शन, दे राइट सम मेडिसिन टू यू, ठीक है। पहले डायग्नोज करते हैं। तो ऐसे ही हमारे साथ भी होता है। कई लोग सीधा फोन करके बोलते हैं कि आप हमें इस चीज की अपनी फीस बता दो या हमें ये वाली हीलिंग करानी है। ऐसे नहीं होता। जब तक आप एक प्रॉपर डायग्नोज से नहीं गुजरोगे, यानी कि आप प्रॉपर एक कंसल्टेशन से नहीं गुजरोगे, आपकी एनर्जीज क्या हैं, क्या प्लैनेट की आपको जरूरत है, कौन सा प्लैनेट आपको परेशान कर रहा है, तब तक हम आपको कोई भी चीज सजेस्ट नहीं कर सकते। तो कंसल्टेशन सबसे पहले जरूरी है, उसके बाद ही ये हम डायग्नोज कर पाते हैं। मैं ये देखती हूँ कि इसको किस चीज की जरूरत है, कहाँ पे कौन सी ब्लॉकेज आ रही है, राइट, देन ओनली उसको सजेस्ट किया जा सकता है। आपका कोई क्लाइंट एक्सपीरियंस जिसकी लाइफ में ट्रेमेंडस चेंजेस आए हो? ऐसे तो बहुत सारे हैं, तो आई जस्ट मुझे एक दो एग्जांपल। एक मेरी क्लाइंट थी एंड शी इज अ वेरी गुड प्रोफेशनल, बट शी वाज फेसिंग डिप्रेशन एंड एंजाइटी इश्यूज फ्रॉम लास्ट ऑलमोस्ट 15 इयर्स, ठीक है। जब उनके ब्रदर की डेथ हो गई, वो अपने ब्रदर के बहुत क्लोज थी, तो जब उनकी डेथ हो गई उसके बाद उनके ब्रदर की सोल ने, उनकी स्पिरिट ने उनको हॉन्ट करना शुरू कर दिया। तो वो और भी ज्यादा परेशान हो गई, और भी ज्यादा डिप्रेशन में थी। देन शी केम टू मी आफ्टर डायग्नोजिंग। मुझे ये समझ में आया कि पहले भी उन दोनों का जो बॉन्ड था भाई बहन का, वो बहुत स्ट्रॉन्ग कार्मिक बॉन्ड था। एंड वो अभी भी कर्मास जो है वो रिलीज नहीं हुए, और उनका भाई उसको छोड़ के जाने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि उनका प्यार, उनका अटैचमेंट और एक जिद बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग थी अपनी बहन को लेकर, कि उन्होंने उससे शादी भी नहीं करने दी जीते जी। तो मरने के बाद भी उसकी स्पिरिट उसको मैरिज सेटअप में जाने के लिए अलाउ नहीं कर रही थी, इवन उसको और डिप्रेशन में उसने डाल दिया। सो देन वो मेरे पास आई, ये पता चला कि दिस इज ऑल हैपनिंग बिकॉज ऑफ द ब्रदर। आप मुझे कोई पिक्चर की स्क्रिप्ट तो नहीं बता रहे हैं ना? इट्स अ रियल स्टोरी। आई कैन मेक यू स्पीक टू हर, आप बात कर सकते हैं उनसे। Really? यस, शी इज अ वेरी गुड क्लाइंट ऑफ माइन। सो देन ये ऐसे लगता है कि पिक्चर की स्क्रिप्ट है, मुझे भी लगता था जब तक मैंने कभी ऐसी चीजें एनकाउंटर नहीं की थी, बट जब रियल लाइफ में ये चीजें देखी, लोगों के साथ घटती हुई, एक्सपीरियंस किया, पता चला कि ये सच है। ऐसा कुछ नहीं है कि स्क्रिप्टेड नहीं होता ना घोस्टिंग एंड हॉन्टिंग, बिल्कुल इट्स वैसा से ऑल कुछ साउंड इट्स कर ऑल रहा है। रियल, इट्स ऑल रियल, इट्स ऑल रियल। सो फिर उसकी ब्रदर की सोल को हम लोगों ने रिलीज किया और उनको एक पीसफुल एनवायरनमेंट में भेजा। एंड देन विथ फ्यू हीलिंग्स, विथ फ्यू सेशंस, दैट लेडी गॉट सम रिलीफ, एंड नाउ शी इज वर्किंग, शी इज वेरी हैप्पी, एंजॉयिंग हर लाइफ, एंड शी इज आउट ऑफ ऑल हर डिप्रेशन एंड एंजाइटी। मैं भी फैसिनेट हो गया हूँ आपकी बातों से अब। अच्छा, आई एम क्यूरियस टू नो वन मोर थिंग। ये जो हाथ में क्रिस्टल्स पहने हुए हैं, हाँ जी, क्या इसका कोई इन्फ्लुएंस है या फिर जस्ट ये एक ऑर्नामेंटल चीज है? ये ऑर्नामेंटल चीजें नहीं होती हैं। आपको ये जनरली सब लोगों के हाथों में नहीं दिखेंगी। बेसिकली क्रिस्टल्स जो हैं या जेमस्टोन्स जो होते हैं,
वो एक बहुत लंबे प्रोसेस के बाद, अगर मैं लेमन लैंग्वेज में समझाऊं आपको, तो बहुत लंबे प्रोसेस के बाद ये जमीन के अंदर फॉर्म होते हैं थ्रू वोल्केनो इरप्शंस एंड डिफरेंट डिफरेंट जो एक्टिविटीज हमारे अर्थ के अंदर होती रहती हैं. सो इनकी एक बहुत स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी होती है. जब आप इनको चार्ज करते हैं, जब आप इनको अपने साथ, इनकी एनर्जी के साथ अलाइन करते हैं, इवन आई विल से कि हर एक क्रिस्टल की सोल होती है. तो जब आप किसी पर्टिकुलर क्रिस्टल, ऐसा नहीं है कि किसी दुकान से लेके पहन लिया, आप किसी भी हीलर से या किसी भी से भी क्रिस्टल ले रहे हैं, कोशिश कीजिए उसको एनर्जाइज करके पहनिए. राइट, जैसे हम कोई भी जेमस्टोन पहनते हैं तो हम पहले उसको अभिमंत्रित करते हैं, तो क्रिस्टल्स को भी अभिमंत्रित करके आप पहनते हैं. और हर क्रिस्टल की अपनी वाइब्रेशन होती है, अपनी उसकी क्या बोलते हैं उसको, मेकिंग तरीका होता है उस वो बनने का. तो जब हम उसको देखते हैं तो उसके हिसाब से ये देखा जाता है कि इसके क्या बेनिफिट्स हैं. तो कुछ ऐसे भी क्रिस्टल्स होते हैं जिनको हम अपने घर पे, अपने ऑफिस स्पेसेस में रख सकते हैं? हाँ, बिल्कुल रख सकते हैं और रखने भी चाहिए, क्योंकि क्रिस्टल्स एनर्जी को एब्जॉर्ब भी कर, कुछ क्रिस्टल्स एनर्जी एब्जॉर्ब करके उसको ट्रांसम्यूट करते हैं, और कुछ क्रिस्टल्स उसको एब्जॉर्ब करते हैं कुछ लंबे समय के लिए, और कुछ क्रिस्टल्स उनको रिपेल बैक भी करते हैं. फॉर एग्जाम्पल, अगर आप घर की या ऑफिस की बात करते हैं, तो ब्लैक टोरमलिन एक क्रिस्टल आता है, ठीक है. ब्लैक टोरमलिन का रॉ, नॉट अ एक फ्री फॉर्म आती है, रॉ फॉर्म आती है, रॉ भी रख सकते हैं, फ्री फॉर्म भी रख सकते हैं, या पॉइंटर्स आते हैं, आप उसको अपने घर की एंट्रेंस या ऑफिस के एंट्रेंस पे रख सकते हैं. वो क्या करेगा कि इविल आई, जेलसी या नेगेटिव वाइब्रेशंस जो आसपास है उसको रिपेल बैक करता है. ऐसे ही स्मोकी कॉर्ड्स आता है, तो स्मोकी कॉर्ड्स के बहुत सारे बेनिफिट्स हैं. वन ऑफ द बेनिफिट इज कि इट इज अ वेरी गुड क्रिस्टल फॉर ग्राउंडिंग. तो हम कहते हैं ना, हमेशा ग्राउंडेड रहो, जमीन से जुड़े रहो, आपने सुना होगा ये सब हमारे बड़ों को बोलते हुए. तो वो क्या होता है कि आप जब जमीन से जुड़े रहते हैं, अपनी पृथ्वी से जुड़े रहते हैं, तो आपकी जितनी भी नेगेटिविटी है आप एब्जॉर्ब नहीं करते, आप उसको अर्थ में जाने देते हैं. तो स्मोकी कॉर्ड्स बेसिकली वैसे ही काम करता है, जो भी नेगेटिविटी आती है उसको वो एब्जॉर्ब करके ग्राउंडिंग कर देता है. हाँ, नेगेटिव एनर्जीज को ग्राउंडिंग कर देता है. एंड वो स्पिरिट्स को रिपेल बैक करने के लिए बहुत अच्छा क्रिस्टल है. साथ में आपको सेलेनाइट रखना चाहिए. सेलेनाइट सेल्फ क्लेंजर होता है. हम कोई भी क्रिस्टल को सेलेनाइट के साथ रखते हैं तो वो अपने आप उनको भी क्लेंज कर देता है. तो ये 3 क्रिस्टल्स तो मेन है जो आप अपने घर की एंट्रेंस पे, ऑफिस की एंट्रेंस पे रख सकते हैं और आपको रखने मतलब चाहिए. सेमी क्रिस्टल्स को घर में और ऑफिस में रखेंगे तो बेनिफिट देगा? हाँ, हाँ. और अगर आपका वर्किंग डेस्क है, फॉर एग्जांपल आप घर से काम करते हैं या ऑफिस से, तो ग्रीन एवेंचुरिन आप रख सकते हैं टू मनी मैनिफेस्ट. एंड सिट्रीन रख सकते हैं. सिट्रीन अबंडेंस, मनी, प्रोस्पेरिटी, इन सबको इन्वोक करता है. एक बहुत ही यूनिक क्रिस्टल है, दैट इज ब्रॉन्जाइट. ब्रॉन्जाइट इज अ वेरी रेयर क्रिस्टल, एंड इफ यू कंबाइन इट विद सिट्रीन, तो बहुत स्ट्रांगली आप मनी मैनिफेस्ट कर सकते हैं. मैंने आज से पहले इनमें से किसी का नाम नहीं सुना था. अब आपने सुन लिया है. कोशिश करूंगा कि मैं भी कुछ रखूं इनमें से. जरूर जरूर रखना चाहिए. ये आप ना एनर्जी पे एम्फसाइज कर रहे थे बार बार, नेगेटिव एनर्जीज, नेगेटिविटी. तो ये नेगेटिव एनर्जीज होती क्या एग्जैक्टली, एंड ये अपना काम कैसे करती हैं? देखो, हर चीज ना इस यूनिवर्स में एक एनर्जी फॉर्म में वर्क करती है. सबसे पहले हम एनर्जी समझते हैं कि एनर्जी क्या होती है. ठीक है, हर एक चीज एक एनर्जी है. इवन आप जो सोच रहे हो, जो आपके थॉट्स है, वो भी एक एनर्जी है. तो हम कहते हैं, आपने सुना होगा आजकल बहुत ज्यादा बात होती है लॉ ऑफ अट्रैक्शन को लेके, मैनिफेस्टेशन को लेके. बिल्कुल. तो व्हाट इज दैट, आप एक थॉट प्रोड्यूस कर रहे हो और उसको इतना स्ट्रांगली प्रोड्यूस कर रहे हो कि वो आपकी एक सर्टेन फ्रिक्वेंसी पे जाके मैच हो रहा है, हायर एनर्जी पे जाके मैच हो रहा है. राइट. सो बेसिकली क्या हो रहा है कि आप एक पॉजिटिव थॉट, एक पॉजिटिव एनर्जी की तरफ अपनी बॉडी को, अपनी सेल्स को, ये बहुत साइंटिफिक है सारी चीजें, ठीक है. क्वांटम फिजिक्स में आप ये सब चीजें पढ़ सकते हैं. हम देखते हैं कि जो हमारा सेल एक्टिव होता है वैसे ही न्यूरॉन्स हमारी बॉडी में बनने लग जाते हैं. सो दिस इज ऑल एनर्जी. तो अब जैसे ही आप पॉजिटिव सोचते हैं वैसे ही वो एनर्जी पॉजिटिविटी की तरफ, यानी कि उसकी तरफ जाना शुरू हो जाता है. एंड व्हाट इज नेगेटिव एनर्जी इज जो आपको पुल डाउन करती है, आपकी वाइब्रेशन को लो करती है, और आपके वो मूड्स या वो इमोशंस को जनरेट करती है, जिससे कि आप फोकस, कंसंट्रेशन नहीं कर पाते हैं. फॉर एग्जाम्पल एंगर एंड फियर्स. राइट.
तो वो एनर्जीज एक फॉर्म में भी हो सकती हैं, एंड बेसिकली ये सब अलग अलग फॉर्म्स में होती है। कोई एलिमेंट्स की फॉर्म में होती है, एंड कोई एक हवा की फॉर्म में भी हो सकती है, एंड दे आर फॉर्म इन द फॉर्म ऑफ योर थॉट्स, सो लाइक दैट। इनका भी फर्क पड़ता है कि घर के आसपास पुलिस स्टेशन है, हॉस्पिटल है, या फिर कोई क्रिमिनेशन ग्राउंड है, या फिर कोई ऐसी जगह, कोई ऐसा पब्लिक प्लेस जहाँ पे लोग अपनी दुख लेके जाते हैं, दर्द लेके जाते हैं, इनका भी कोई नेगेटिव इन्फ्लुएंस होता है? क्योंकि हमारे मार्केट में ना, रियल एस्टेट मार्केट में बहुत कहा जाता है कि इनके आसपास घर नहीं लेना चाहिए। राइट, बिल्कुल अफेक्ट होता है अमित, क्योंकि आप ये देखिए कि अगर एक क्रिमेशन ग्राउंड है, ठीक है, तो क्रिमेशन ग्राउंड पे कौन जा रहा है? जहाँ पे किसी की डेथ हो गई और उनके वैसे रिलेटिव्स जा रहे हैं, राइट? तो उस जगह की वाइब्रेशन और एनर्जी हमेशा लो है, ठीक है? तो आपका अगर घर वहां है उसके आसपास, तो आप आते जाते अननोइंगली उन एनर्जीज के साथ कॉन्टिन्यूसली इंटरैक्ट कर रहे हो। सो इट मे इनवाइट टू योर हाउस, क्योंकि हम हमारे घर की वाइब्रेशंस को हमेशा ऊपर नहीं रखते हैं। कई बार हमारे घर में भी झगड़े हो जाते हैं ना, बहुत कॉमन हो गया है आजकल ये। तो जैसे ही झगड़े होते हैं, या आपके घर में सीलन है, या आपके घर में कोई टूटा फूटा सामान रखा है, या बहुत ज्यादा इलेक्ट्रॉनिक सामान रखा है जिसको आप यूज नहीं करते हो, तो वो आपके घर की वाइब्रेशन को डाउन कर देता है। प्लस घर के बाहर क्रिमेशन है या पुलिस स्टेशन है, वहां पर भी यही सब इसी तरीके की चीजें हो रही है, राइट? तो वो आपके घर की वाइब्रेशन को मैच करके वो डाउन कर देगा। तो ऐसे घरों में हमने ज्यादातर ये देखा है, जब हम वास्तु विजिट करने के लिए जाते हैं, कि वहां पे इन सब चीजों की वजह से बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स हैं। अब मंदिर का एक आता है, अगर हम मंदिर की बात करते हैं, तो मंदिर के 3 से 5 किलोमीटर के एरिया में हमेशा बहुत एक वाइब्रेशन रहती है, राइट? हाई वाइब्रेशन रहती है। सो उस वाइब्रेशन के एरिया में तो जो घर है वो तो ठीक होंगे, बट जैसे ही थोड़ा सा दूर जाते हैं तो वहां पर लो वाइब्रेशंस होती है, क्योंकि मंदिर के आसपास नेगेटिविटी नहीं जा सकती, ठीक है? तो वो क्या होगी, वो उसके उस स्फेयर के आसपास घूमती रहती है, एंड जहाँ पे भी लोअर टेंडेंसीज होंगी या लोअर इमोशंस होंगे, वो फटाफट से वहां अट्रैक्ट हो जाती है, इसलिए मना करा जाता है। बट तो क्या इन एनर्जीज को क्लीन किया जा सकता है? हाँ, मैं उसी पे आ रही थी कि आप डेफिनेटली इन एनर्जीज को भी क्लीन कर सकते हैं। आप डेफिनेटली ये भी कर सकते हैं कि आप इससे प्रोटेक्शन ले सके, और रेमेडीज भी कर सके, ये हो सकता है, ठीक है? अब सबसे पहले मैं रेमेडीज की बात करती हूँ, तो रेमेडीज में आप अपने घर के बाहर हनुमान जी की फोटो लगा सकते हैं, ठीक है? आप गणेश जी की फोटो लगा सकते हैं, मेन है हनुमान जी की फोटो लगा सकते हैं, या आप एक रिफ्लेक्टर मिरर आता है इन वास्तु, आप वो भी लगा सकते हैं। ये रिफ्लेक्टर मिरर्स मैं आपको और एड ऑन भी कर देती हूँ कि आप टी पॉइंट पे जिनका घर होता है, या जिनके घर के आगे बड़े बड़े पेड़ होते हैं, ठीक है, वहां पर भी आप ये रिफ्लेक्टर मिरर्स लगा सकते हैं, ठीक है? और कुछ एक एक प्लेट्स आती है, वो भी हम लगा सकते हैं। जैसे कई लोगों के घर के आगे पेड़ होता है, बरगद का पेड़ होता है, हाँ जी, लोग मना करते हैं कि वो प्रॉपर्टी नहीं लेनी चाहिए, वो प्रॉपर्टी नहीं लेनी चाहिए, टी पॉइंट बहुत लोग अवॉइड करते हैं। तो सिंपली वो लोग अपने घर के आगे हनुमान जी की फोटो या फिर रिफ्लेक्टर लगाए तो? हाँ, रिफ्लेक्टर लगाने से फर्क पड़ जाता है। अगर आपका फॉर एग्जांपल वो घर भी साउथ फेसिंग है, तब तो डेफिनेटली वहां पे हनुमान जी की फोटो लगानी चाहिए, या आप एक वास्तु कंसल्टेंट से बात करके देन यू कैन प्लेस सर्टेन थिंग्स ओवर देयर। तो इस तरीके से आप बहुत देखो रेमेडीज ही हो सकती हैं, ठीक है? और आप कुछ चीजों आप बच ही सकते हैं, क्योंकि दिल्ली जैसे शहर में, या हम जिन मेट्रोपॉलिटन सिटीज में रहते हैं, वहां पे इट इज नॉट पॉसिबल टू अवॉइड सच थिंग्स। हाँ, अवॉइड नहीं कर सकते हैं, लेकिन हम रेमेडी करके बच सकते हैं हमेशा। अब ये तो हो गई घर के बाहर की बात कि आप घर के बाहर कैसे अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकते हैं, राइट? अब घर के अंदर आप कैसे क्लेंजिंग कर सकते हैं, अपने घर की स्पेस की कैसे क्लेंजिंग कर सकते हैं, या ऑफिस की कैसे क्लेंजिंग कर सकते हैं। तो मैंने जैसे बताया, आप क्रिस्टल्स प्लेस कर सकते हैं। आप एक चीज और कर सकते हैं, आप वहां पर डेली सेज बर्न कीजिए। व्हाइट सेज आती है मार्केट में, बहुत इजीली अवेलेबल है, नहीं तो गूगल आती है, गूगल लोबान। क्या चीज होती है ये दोनों? ये सब बहुत ही हर्बल मिक्सचर्स होते हैं, राइट? तो आप उनको जब सेज एक लीफ का नाम है, मैंने पहली बार सुना है। हाँ, इट्स अ लीफ। जैसे हमारी तुलसी लीव्स होती हैं, ऐसे ही सेज होती है, ठीक है? तो जब आप उनको बर्न करते हैं, उनका धुआं घर में करते हैं, तो उससे क्या है कि वो एनर्जीज क्लेंस होती चली जाती हैं।
साथ ओके। ही आप साउंड क्लेंजिंग कर सकते हैं, अपने घर में हाई वाइब्रेशनल म्यूजिक प्ले कर सकते हैं, जैसे ओम चैंटिंग हो गई, कुछ मंत्रास हो गए, ओके। तो वो आप प्ले कर सकते हैं, उससे आपकी घर की क्लेंजिंग होती है। ओके। आप कोई भी होली वाटर जिन जो भी आपके पास अवेलेबल है, जैसे गंगा ओके। जल है या किसी और जिस भी आप में बिलीव करते हैं, उन होली वाटर को आप स्प्रेड कर सकते हैं। हम्म। अपने घर में आप हम्म। दरवाजे खोल के रखिए, हवा आने दीजिए, धूप आने दीजिए, उससे भी क्लेंजिंग होती है। बट अगर किसी के घर में ऑलरेडी कोई एक ऐसी एनर्जी है या बहुत सारी एनर्जीज हैं जो इन सब चीजों से भी नहीं जा रही हैं, क्योंकि वो बहुत सूक्ष्म होती हैं, बहुत छोटी होती हैं, दे कैन हाइड एनीवेयर। आप जहाँ पे वो आपकी वाइब्रेशन नहीं पहुंचेगी, वो फॉग नहीं पहुंचेगी या साउंड नहीं पहुंचेगा, वो वहां जाके चुपके बैठ सकती है। ठीक है, उस केस में, और अगर ऐसी एनर्जीज हैं, आपको बार बार ऐसा फील होता है कि मेरे साथ ऐसा हुआ है बहुत सारे क्लाइंट्स का, कि वो कहते हैं हमारा घर हॉन्टेड है या हमें किसी की प्रेजेंस फील होती है, फिर उस जगह पे स्पेस क्लेंजिंग के लिए वी डू सर्टन हीलिंग, जिसमें से एक हीलिंग होती है लामा फेरा हीलिंग। तो लामा फेरा हीलिंग में हम एक क्रिया होती है, उस क्रिया को करने के बाद आप महसूस कर सकते हैं विद इन 2 to 3 सेशंस कि उस घर की एनर्जी क्लेंज हो चुकी है। ये किस तरह की हॉन्टेड एक्टिविटीज की बात कर रहे हैं आप? हॉन्टेड एक्टिविटीज लाइक, मैं एक आपको एग्जांपल देती हूँ। तो मैंने एक जगह पे विजिट किया, तो उन लोगों ने बताया कि यहाँ पर हमें फील होता है किसी की प्रेजेंस। ठीक है, तो जैसे फील, और कि जैसे कोई यहाँ से निकल गया, जब ऐसी एनर्जीज होती हैं तो वो ज्यादातर आपको साइड आई से आपको वो विजन में आ जाती है कई लोगों के। तो वो इस तरीके से उनको फील होता था। देन वो सब एक साथ बैठे हैं, कुछ नहीं, कुछ कहीं से कुछ गिरने पड़ने की आवाज आ गई, इस तरीके से। सो इस तरीके से एक बहुत अच्छा, मैं आपको, मुझे याद आया है, एक जगह पे हम लोग विजिट करने गए थे, तो वहां पर कुछ स्टूडेंट्स रहते थे। सो दे टोल्ड अस कि एक चेयर हम खाली छोड़ के बैठते हैं, क्योंकि, और बकायदा वो प्लेट लगाते थे वहां पर उसके लिए। ठीक है, और वो चेयर पीछे खिसकती थी, वो बैठता था वहां पर जिसकी वो जगह थी, और खाना खाता था। एंड देन कोई दिखता नहीं था, बट प्लेट में खाना खत्म होता था और चेयर पीछे खिसकती थी, वो उठ के जाता था। एंड देन एवरीबडी कुड सी कि दरवाजा खुला, कुंडी खुली, दरवाजा खुला, एंड दैट एनर्जी वेंट आउट। एवरीबडी फेल्ट इट। और उसका एक फ्लोर तो खाली रहता था हमेशा, 3rd फ्लोर, और वहां पर पियानो था जो उसका ही था, मतलब दैट आई एम टॉकिंग अबाउट दिस हाउस विच इज वेरी वेरी ओल्ड। तो वो उन्हीं का ही वो पियानो रखा होता था, और कभी कभी उस पे उसकी बजने की भी साउंड सुनाई देती, कोई नहीं जाता था उस फ्लोर पे। सो दैट इज द बेसिकली हॉन्टेडनेस। ठीक है, ये मतलब एक स्पेस जो है जो किसी ने पोजेस कर रखी है। सो इस तरीके की जगहों पे जब पोजेशंस होती हैं, तो वहां पर हम उन स्पिरिट से बात करके उनको क्या चाहिए उनको रिलीफ दिला के वी कैन उनको बोल सकते हैं कि जाने के लिए, उनको लाइट में भेज सकते हैं। और कुछ स्पेस क्लेंजिंग करके, स्पेस हीलिंग करके, उन एनर्जीज को बांध के वी कैन जस्ट कि वो चली जाए वहां से। अभी तक अगर ऐसा कुछ होता था तो मुझे लगता था कि ये मेरे मन का वहम होगा, बट आगे से मुझे डर लगने वाला है आपकी बातें सुन आपको के। डरने की जरूरत नहीं है, देखो हमारे आसपास हमेशा ऐसी चीजें रहती हैं। ठीक है, आपको डरना नहीं है। आपका जो मैंने पहले भी बताया कि तो डर उसमें जो है आपने ना, लाइक उस चीज को कैसे ठीक किया? सो बेसिकली इसके अलग अलग प्रोसेसेस होते हैं। ठीक है, हम जैसे मैंने आपको बताया कि उनको दिखती थी वो चीजें, तो हम हिप्नोसिस सेशन में जाते हैं। ठीक है, डीप अल्फा लेवल्स में जाते हैं, और एक स्पेस लेवल पे उसको कॉल करते हैं, जिसको हम बोलते हैं 7th डायमेंशन। ठीक है, दैट्स द कॉन्शियस स्टेट ऑफ माइंड। ठीक है, वहां पर उसको क्लेंस करने के लिए बुलाते हैं विद द स्पेशल डीटी। ठीक है, जिसको भी हम प्रोटेक्शन के लिए कॉल करते हैं, क्योंकि हमें भी प्रोटेक्शन चाहिए होती है। ठीक है, हम वहाँ प्रोटेक्शन के लिए उसको कॉल करते हैं, और उस 7th डायमेंशन में उनको जो भी प्रॉब्लम है उसको वहाँ कोशिश करते हैं रिजॉल्व करने की, आंसर करने की। एंड देन मोस्टली हम उसको लाइट में भेज देते हैं, क्योंकि ये सारी की सारी जितनी भी लोअर वाइब्रेशन स्पिरिट्स हैं या अटकी हुई एनर्जीज हैं, दे आर इनटू वेरी डार्कनेस। ठीक है, तो जब आप उनको लाइट में भेज देते हैं, तो उनको भी रास्ता मिल जाता है आगे जाने का, शायद उनका इसीलिए पाथ कहते हैं क्लियर कि हो घर में जाता है। सुबह लाइट जला के रखनी चाहिए सुबह हाँ, से। तो उनका पाथ क्लियर हो जाता है आगे जाने का। बेसिकली वो घर में लाइट जलाने का यही पर्पस है कि आप जितनी रोशनी रखोगे, वो रोशनी वो उनसे बर्दाश्त नहीं होती है। ठीक है, तो जब हम उन्हें लाइट में भेज देते हैं,
तो उनका पाथ आगे खुल जाता है, क्योंकि वो उनकी आगे की जर्नी भी रुक जाती है। उस स्पिरिट की, उस सोल की, हम हर एक सोल की एक एनर्जी जर्नी है, हर सोल की एक जर्नी है। जितना मैंने आपकी बातों से समझा कि डार्कनेस, आपकी खुद की लो एनर्जी, घर की राइट। लो एनर्जी, हाँ ये सभी एनर्जीज वहीं पर ही आके अपना वास करती हैं। हाँ, वो अट्रैक्ट, आप बेसिकली क्या कर रहे हो, आप एक मैग्नेट की तरह काम कर रहे हो उनके लिए, आप उनको अट्रैक्ट करते चले जा रहे हो। तो मैग्नेट नहीं बनना है, अपनी वाइब्रेशंस को हाई रखना है। उसके लिए आप बहुत सारी अलग अलग मंत्रास हैं, आप वो चैंट कर सकते हैं। आप अपने आप को हैप्पी रखिए, एक हैप्पी स्टेट ऑफ माइंड में रखिए, ठीक है। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि दुख है तो हमेशा खुश रह सकते हो आप, ऐसा नहीं है पॉसिबल। बट स्टे स्ट्रांग, अपनी विल पावर स्ट्रांगली, अगर आपको हेल्प चाहिए किसी की हेल्प लीजिए, बट हमेशा फियर में रहना, गुस्से में रहना, उदास रहना या हमेशा कृप करते रहना, ये वाइब्रेशंस आप बेसिकली आप नेगेटिविटी को इनवाइट कर रहे हो अपनी लाइफ में। सो ट्राई टू डील विद इट, क्योंकि ये बहुत बड़ा चैलेंज है, और ये वास्तु में भी बहुत बड़ा चैलेंज बन जाता है हमारे लिए। बहुत सारे ऐसे केसेस आते हैं कि हमारे घर में ना बहुत ज्यादा लोअर एनर्जी है, मतलब डिप्रेसिव एनर्जी है, हम हमेशा, हमारा रोने का मन करता है। तो ऐसे घरों में क्या है कि एक तो आपकी वाइब्रेशन तो लो है ही, बट आपका घर का एंट्रेंस भी बहुत मैटर करती है, ठीक है। तो वहां पर कहीं ना कहीं एंट्रेंस क्लमजी है, ठीक है, क्लैरिटी नहीं है। वहां पर कुछ ना कुछ ऐसी चीज रखी है, जैसे कि बहुत सारा लोहा रखा है, या कोई ऐसी चीजें रखी है जिनको आप यूज नहीं करते। लोगों की आदत होती है ना, इकट्ठा करते जाते हैं और एक जगह पे डंप करते जाते हैं। सो दिस इज हाउ यू आर इनवाइटिंग डिप्रेसिव एंड एंजाइटी एट योर हाउस। मतलब घर में साफ सफाई होनी चाहिए, और हाँ, कहीं पर भी कुछ ऐसी पुरानी चीजें नहीं इकट्ठी होनी चाहिए नहीं, जिनको आप यूज ही नहीं करते हो। हाँ हाँ, आपको हमेशा उसको साफ करके रखना चाहिए। और एक और चीज बताती हूँ आपको कि आप सबसे अच्छी चीज क्या कर सकते हो, कि जैसे वेदर चेंज होता है, ठीक है, 3-4 मंथ्स में हमारा एक वेदर साइकिल चेंज होती है, तो आप अपने घर का सामान भी यहाँ से वहां शिफ्ट कर सकते हो, ओह, ठीक है। यू मीन टू से रीशफलिंग ऑफ थिंग्स। यस, आप रीशफलिंग कर सकते हो, जैसे थोड़ा सा चेयर या बेड का आपने थोड़ा सा थोड़ा सा पोजीशन चेंज कर दिया। और अगर आप नहीं कर सकते हो तो आप एटलीस्ट वहां पे सफाई करवाइए अच्छे से, क्लेंजिंग करिए, आप जो भी मतलब एक रेगुलर क्लेंजिंग प्रोसेस है वो कीजिए। रीशफलिंग करने से एनर्जी रीशफल होती है हमेशा। ओके, हम्म। तो लाइक कोई भी किसी भी तरीके की एनर्जी कहीं पर भी एक जगह पे लाइक फॉरएवर के लिए, स्टैग्नेंट नहीं हाँ, होनी चाहिए, स्टेगनेंट नहीं होनी स्टेगनेंसी नहीं चाहिए। होनी चाहिए। आप स्टेगनेंसी अगर घर के अंदर होगी या ऑफिस के अंदर होगी तो लाइफ में भी वो आपके रिफ्लेक्शन में दिखेगी। तो जैसा आपने बताया कि स्पेस क्लेंजिंग से आप घर की एनर्जीज को क्लियर कर सकते हैं, तो ऐसी भी कोई क्लेंजिंग थेरेपी होती है जिससे हम खुद की, यानी कि इंसान की स्पिरिचुअल क्लेंजिंग कर सकते हैं? हाँ, बिल्कुल होती हैं। आप एवरीबॉडी शुड प्रैक्टिस एटलीस्ट 5 to 10 minutes माइंडफुल मेडिटेशन। देयर आर लॉट ऑफ वीडियोस ऑन यूट्यूब, आप किसी को भी फॉलो कर सकते हैं, ठीक है, कि मुझे कुछ नहीं तो सिर्फ ओम चैंटिंग लगा के, बिकॉज ओम इज द हाईएस्ट वाइब्रेशनल साउंड ऑफ द यूनिवर्स, ठीक है। तो आप सिंपली ओम प्ले कीजिए एंड सिट देयर एंड फील दैट एनर्जी गोइंग इनटू योर बॉडी। ये चीज ना मैं बचपन से सुनता हुआ आ रहा हूँ, लाइक जब हम छोटे होते थे ना तो घर में सिखाया जाता था कि ओम नाम को चैंट करो लंबे टाइम के लिए, और लंबे लंबे लाइक जब श्वास आप लेने लंबे चाहिए। लंबे श्वास में उसको ना ओम कुछ इस तरीके से लंबा बोलो, क्योंकि रियलिटी में लाइक हमारी देखो, आपने एक बात सुनी होगी, यथा तंडे तथा ब्रह्मांडे, जो कुछ भी है वो हमारे अंदर ही है, ठीक है। तो ब्रह्मांड में जो कुछ भी है ना वो हमारी बॉडी में है। हमारी बॉडी को हमेशा एक टेम्पल की तरह हमें ट्रीट करना चाहिए। और ब्रह्मांड की जो साउंड है वो है ओम। आप अगर ओम वाइब्रेशन के साथ अपने आप को मैच करते हैं तो हमारी फ्रिक्वेंसी, हमारी वाइब्रेशन भी अप होती है। एंड देर आर लॉट ऑफ अदर साउंड हीलिंग्स, जैसे कि सॉल्फिगो फ्रिक्वेंसीज अवेलेबल है। सो आई ऑलवेज यूज दैट सॉल्फिगो फ्रिक्वेंसीज। सॉल्फिगो फ्रिक्वेंसीज क्या है कि पर्टिकुलर हर्ट्स पे कुछ कुछ साउंड्स बनी हुई हैं, आप जाके यूट्यूब पे सर्च कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपको बॉडी में बहुत ज्यादा पेन हो रहा है तो उसके लिए एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी है। अगर आप गॉड एनर्जी के साथ कनेक्ट करना चाहते हैं तो उसके लिए एक पर्टिकुलर एनर्जी। अगर आप फियर को रिमूव करना चाहते हैं उसके लिए पर्टिकुलर एक हर्ट्स पे साउंड फ्रीक्वेंसी बनी हुई है। तो आप उनके साथ मेडिटेट कर सकते हैं और लेट इट प्ले, जस्ट सिट देयर कामली, हैव अ कप ऑफ योर कॉफी और टी और जो भी आपको करना है, सिट देयर कामली एंड डू इट। एंड सेकेंडली, आप अपनी स्पिरिचुअल क्लेंजिंग। क्या होती है एग्जैक्टली फ्रीक्वेंसीज? फ्रीक्वेंसीज बेसिकली क्या है कि हर एक चीज, आपने सुना होगा, हमने बचपन में कई बार स्कूल में पढ़ा है कि हर एक चीज की एक नाप
एक मेजरमेंट वो होती है, हम्म, मेजरमेंट करने का तरीका होता है। हम्म, तो बेसिकली फ्रीक्वेंसी इज अ मेजरमेंट टेक्निक और अ मेजरमेंट वैल्यू कि आप किस तरीके से एनर्जीज में फ्लो कर रहे हैं, कौन सी हम्म, एनर्जी में आप फ्लो कर रहे हैं, ठीक है। तो फ्रीक्वेंसी को हम हमेशा हर्ट्स में नापते हैं। तो साइंटिफिकली आप इसको देखिए किस तरीके से ये मैच हो रही हैं चीजें, राइट। हम्म। तो हर्ट्स में ही देखी जाती हैं वो चीजें। तो जैसे आपने बताया कि फ्रीक्वेंसी मंत्रास, कुछ फ्रीक्वेंसी मंत्रास या फिर कुछ चैंटिंग मंत्रास होते हैं, हम्म तो इनको एग्जैक्टली कहाँ पे रख के चलाना चाहिए, घर के मंदिर में या फिर कोई और पर्टिकुलर जगह होती है? आप कहीं भी चला सकते हैं, आप अपने घर के टीवी में चला सकते हैं। आजकल सबके घरों में टीवी तो होता ही हाँ है, जी, हाँ एंड जी, हाँ जी। एवरीबडी इज कनेक्टेड टू द स्मार्ट टीवीज। हम्म। आप फोन में चला सकते हैं, एनीवेयर, कहीं साउंड इज शुड बी देयर एंड इट हाँ, शुड स्प्रेड तो अराउंड कोई यू। पर्टिकुलर टाइमिंग भी होती है कि इतना टाइम के लिए चलाइए? कोशिश करिए मॉर्निंग में चलाएं, एटलीस्ट 30 मिनट्स के लिए प्ले करें, ठीक है। मतलब मॉर्निंग में, अर्ली मॉर्निंग अर्ली 30 मॉर्निंग मिनट्स हो के लिए? गया, या आप जब कुछ काम कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल बहुत सारी लेडीज की वो होता है कि हमें सुबह से हम काम में लग जाते हैं, हम कब बैठ के चैंटिंग करें, या हम कब हम्म, बैठ के ये बैठ, हमारे पास टाइम नहीं होता, हमारे दिमाग में बहुत सारी ऑक्यूपेशन ऑक्यूपाइड होता है ऑलरेडी। हम्म, सो फॉर दैट आप उसको चला के छोड़िए, काम करते करते आप वो कर सकते हैं। देखिए अगर हम एक फ्रिक्वेंसी की बात कर रहे हैं, हम परमात्मा की, यूनिवर्स की बात कर रहे हैं, या मंत्रों की बात कर रहे हैं, तो कर्म ही जो है ना वो हमारा सबसे बड़ा धर्म होता है। तो आप अपना कर्म करते करते, आप अगर चैंटिंग कर रहे हैं या आप एक पर्टिकुलर एनर्जी के साथ जुड़ रहे हैं, तो उससे बड़ी कोई चीज नहीं है। सो ये हम अगर साधना की तरफ चले जाते हैं कि हमें बैठ के साधना करनी है, साधक है कोई, तो एक अलग प्रोसेस है, देन यू हैव टू फॉलो द प्रोसेस। बट अगर आप अपनी रूटीन में उसको चीजों को ऐड ऑन करना चाहते हैं, शुरू तो कीजिए। तो शुरू करने का तरीका यही है, कुछ धीरे भी धीरे वो कीजिए, अपने बस आप। थोड़ा सा उसको चलने दीजिए हाँ, बैकग्राउंड में। राइट। वेरी नाइस। अच्छा, एक चीज ना मेरे बहुत जहन में आ रही है इस टाइम पे, जैसे लोगों के घर ना छोटे बड़े हर डायरेक्शन में होते हैं, स्टिल बहुत से लोग ना हम्म ईस्ट से नॉर्थ फेसिंग घर लेना प्रेफर करते हैं, हम्म वास्तु दोष से बचने के लिए या फिर दूसरे रीजंस की वजह से। हम्म तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए अगर हम डायरेक्शंस की बात करते हैं, तो अगर हम उसको देखते हैं ना, तो 32 पार्ट्स में हम वास्तु की डिग्रीज को डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। अब ऐसा पॉसिबल नहीं है किसी भी शहर में कि आपको ईस्ट फेसिंग ही घर मिलेगा या नॉर्थ फेसिंग बिल्कुल ही घर बिल्कुल वही। मिलेगा। इट्स नॉट प्रैक्टिकली पॉसिबल। आपकी ग्रह और किस्मत बहुत अच्छी है अगर आपको ऐसा मिल जाता है। हम्म, और सारी की सारी डायरेक्शंस बेकार नहीं होती हैं। हम्म, हर डायरेक्शन की अपनी अपनी कोई ना कोई वैल्यू होती है, हम्म, ठीक है। कुछ लोग कहते हैं कि हमें साउथ फेसिंग एंट्रेंस मिल गई, अब हम क्या करें, हम फंस गए। हम्म, तो S5 से लेके S8 तक की एंट्रेंस हम्म, जो है, हम्म, वहां पे हम ट्रीटमेंट करते हैं, ठीक है। अब S5 और S8 कैसे मेजर करते हैं, वो हम एक एक तरीका होता है उसको करने का, क्योंकि हम हर एक डायरेक्शन को छोटी छोटी डिग्रीज में बांट देते हैं, ठीक है। तो तब हम जब घर के ब्रह्म स्थान से खड़े होकर देखते हैं, तब हमें पता चलता है ये कौन सी डिग्री की एंट्रेंस है। तो वहां पर हम एक कुछ पर्टिकुलरली ट्रीटमेंट्स करते हैं, और कुछ कुछ अलग अलग डायरेक्शंस में भी हम देखते हैं कि यहाँ पे ये दोष इस एंट्रेंस की वजह से आ रहा है, बट दैट इज ट्रीटेबल, उसकी रेमेडीज होती हैं। आप उसकी वजह से घर ना ले, ये मत कीजिए, एग्जैक्टली, क्योंकि वो पॉसिबल नहीं है। एग्जैक्टली। हाँ, बहुत से क्लाइंट्स आते हैं, जैसे मैंने ऑलरेडी कहा कि हर किसी के लिए पॉसिबल नहीं हो पाता है कि हर डायरेक्शन में घर मिल जाए या फिर मतलब फुल्ली वास्तु करेक्ट घर मिल जाए, बिकॉज ऐसा नहीं होता। आप भी इस चीज में बिलीव करते होंगे कि हम्म वास्तु परफेक्ट घर मिलना इज नियर टू इम्पॉसिबल। हम्म हम क्लाइंट से हमेशा कहते हैं कि जिस डायरेक्शन की आपको घर की लोकेशन अच्छी लगनी चाहिए, उसकी कंस्ट्रक्शन अच्छी हो, हवा धूप पानी अच्छे से आती हो, वो घर आपको ले लेना चाहिए। देखो, मैं आपको एक चीज बताती हूँ कि जो वास्तु जब बना था ना, जब वास्तु के बारे में हम बात करते हैं, बहुत प्राचीन विद्या, आज की विद्या नहीं है। तो उस वक्त ना घर बहुत बड़े बड़े हुआ करते थे, और बड़े बड़े राजा महाराजाओं के महल में वास्तुकार आके वास्तु किया करते थे, ठीक है। अभी वैसे घर नहीं रह गए। अभी 3 BHK हो गया, किसी के पास 2 BHK फ्लैट है, कोई एक छोटे से घर में रह रहा है, राइट। तो वहां पे कंप्लीट वास्तु करना फर्स्ट ऑफ ऑल पॉसिबल नहीं है। सेकेंडली, वास्तु के हिसाब से बहुत सारी चीजें जो घर के अंदर नहीं होनी चाहिए, फॉर एग्जाम्पल टॉयलेट नहीं होना चाहिए। टॉयलेट पहले घरों के बाहर होते थे, अब जी। क्या है, बेडरूम के साथ ही टॉयलेट आने लग गए हैं, ठीक है। तो ये बहुत बड़ा वास्तु इस दोष पे एक है। मूवी भी आई थी, टॉयलेट एक प्रेम कथा। हाँ, राइट।
सो उस पर उन्होंने खैर वास्तु की बात नहीं की थी, बट हाँ, बट वो उसमें वो घर के बाहर होने घर का के और बाहर होने अंदर ना लाने का महत्व बताते थे कि घर मह के अंदर नहीं लाना चाहिए, वो हाँ, नेगेटिविटी है। हाँ, हाँ। तो वो एक तरीके से हम उसको देखें, वो मॉडर्नाइज़ हमारी ज़रूरत है वो, हम हुँ, नहीं उसको डिनाई कर सकते। तो ज़रूरत ही आवश्यकता की जननी होती है। बिल्कुल, तो बिल्कुल। अगर हम आज कहते हैं कि इसकी रेमेडीज़ अवेलेबल है, तो क्योंकि आवश्यकता पड़ी, इसीलिए उन रेमेडीज़ को भी हम लेकर आए, हुँ, और वो रेमेडीज़ श्योर शॉट काम करती हैं। हुँ, आप अगर बारिश हो रही है, बाहर जा रहे हैं और अगर आप बिना छाते के, बिना रेनकोट के चले जाते हैं, तो ऑब्वियसली आप भीग जाएँगे। बट अगर हुँ, आपके पास अम्ब्रेला है, अगर आपने रेनकोट पहना हुआ है, अगर आप सेफली जा रहे हैं, हुँ, तो चांसेस आर देयर कि आप 20 टू 30% ही गीले होंगे, आप बाकी के बच जाएँगे। ठीक बात है। सेम इम्प्लाइज़ टू द रेमेडीज़। ऐसे ही हुँ, रेमेडीज़ काम करती हैं। हर एक चीज़ की रेमेडी है। अगर आपका घर की एंट्रेंस गलत है, उसकी रेमेडी है। अगर आपके घर में टॉयलेट का डायरेक्शन गलत है, उसकी रेमेडी है। आपको डेमोलिशन करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, तोड़ने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। वहीं पे उसकी रेमेडी हो जाती है और वो बहुत अच्छे से वर्क करती है। एग्ज़ैक्टली बहुत लोग ना ये कहते हैं कि अब लोगों के घर जैसे मैंने ऑलरेडी कहा कि छोटे-बड़े होते हैं, डायरेक्शंस हर एक की डायरेक्शन जो है ना पॉसिबल नहीं है ना कि वो हुँ। ईस्ट से नॉर्थ के बीच में ही हो। तो लोग ना चाहते हैं कि जो उनके मंदिर है ना, वो एग्ज़ैक्टली ईशान को उनकी तरफ फेस करे या फिर हुँ, ईस्ट से नॉर्थ के बीच में ही हो एग्ज़ैक्टली। हुँ, हुँ, तो वो हर किसी के लिए पॉसिबल नहीं है। तो हुँ। ऐसे में क्या कहना चाहेंगे आप कि लाइक मंदिर की व्यवस्था क्या कहाँ-कहाँ कर सकते हैं हम घर में? अगर हम मंदिर को हम कहते हैं कि वो नॉर्थ ईस्ट में लगाना चाहिए, क्योंकि जब हम वास्तु पुरुष को देखते हैं, हाँ जी। ठीक है? तो वास्तु पुरुष में जो घर का सिर है, वो नॉर्थ ईस्ट में है। हाँ जी। ठीक है? तो हम कहते हैं कि घर के उस सिर हमेशा हल्का होना चाहिए। आपके अगर सिर पे मैं कुछ भारी रख दूँगी तो आपको कैसा फ़ील होगा? यू आर नॉट एबल टू थिंक। आप वहाँ हुँ, अटक जाओगे कि ये हटा दो, ठीक बात है है। ना? तो इसीलिए वहाँ पर हम मंदिर रखते हैं, उस प्योर एनर्जी को रखते हैं कि वहाँ मंदिर है और वहाँ पे हम पूजा-पाठ कर रहे हैं, लाइट एनर्जी है, ताकि सबका मन शांत रहे, माइंड शांत रहे, दिमाग काम करता रहे, एंड एवरीबॉडी इज़ फोकसिंग एंड कंसंट्रेटिंग ऑन देयर ओन वर्क। पर ज़्यादातर ऐसे घरों में होता है कि हम देखते हैं कि मंदिर किसी और डायरेक्शन में बना हुआ है हुँ, ना? तो हर डायरेक्शन में आप मंदिर नहीं बना सकते, बट कुछ हुँ, डायरेक्शंस ऐसी हैं जहाँ पे आप मंदिर बना सकते हो। हुँ, वहाँ पर आप उस डायरेक्शन की डीटी की पूजा अगर करते हैं साथ में हुँ। और उनको साथ में प्लेस दे देते हैं, तो वो एनर्जी बैलेंस हो जाती है। ओके। तो जैसे घर में आपने डीटी का जिक्र किया, पितृ की फोटोज भी होती हैं और ये कुछ गुरुज की फोटोज भी होती हैं, तो इनको इनकी रखने का सही स्थान क्या होता है? देखो, पितरों का स्थान जो है वो साउथ वेस्ट में दिया गया है। पितरों ओके। की तस्वीर, पितरों की फ़ोटोज़ हमेशा साउथ वेस्ट में लगानी चाहिए। हम्म। तो वहाँ से वो ब्लेसिंग्स आती हैं और उसके भी हमेशा जो है ना एक साइंटिफिक रीज़न है वास्तु में। हम्म। और अगर हम गुरु की बात करते हैं, हम अपने कल्चर में बोलते हम्म। हैं कि गुरु का स्थान भगवान से बड़ा है। हम्म। बट आपको गुरु की जो फ़ोटो है, चाहे वो कोई भी गुरु हैं आपके, हम्म। आपको उनको अलग से स्थान बनाना चाहिए, ना कि मंदिर में उनकी फ़ोटो रखनी चाहिए। हम्म। ठीक है? बहुत से लोग ना अपने मंदिर में ही रख देते हैं नहीं, उनको। नहीं, जिनके भी दैट्स अ गुरुओं की रॉन्ग फ़ोटो, प्रैक्टिस। हाँ, दैट्स नॉट अ गुड वे टू हम्म। डू इट। हम्म। आप उनका अलग से स्थान बनाइए, आप हम्म। उनका चाहे मंदिर के साथ ही उनके अलग से स्थान बनाइए, आप उनको प्लेस कीजिए वहाँ तो पर। जैसे आपने कहा कि मंदिर को जरूरी नहीं है कि नॉर्थ ईस्ट में अगर नई व्यवस्था बन पाती है, आप उनको कहीं और भी रख सकते हैं और भी जगहों पे हाँ, एंट्रीज होती है या फिर और भी प्लेसमेंट्स हो सकती हैं, प्लेसमेंट्स हो सकती है। ऐसे ही जैसे साउथ वेस्ट आपने बताया कि गुरुओं के लिए और पितरों के लिए होती हैं, तो पितरों के लिए उनके होती लिए हैं। भी कुछ और अगर कहीं कोई नहीं प्लेस कर सकता है अपने घर में साउथ वेस्ट में, तो उनके लिए भी कुछ और प्लेसमेंट्स पॉसिबल है? कोशिश करें कि पितरों की जो अगर आपको फ़ोटो लगानी है, तो साउथ में या साउथ वेस्ट में ही लगाएँ। ओके, हुँ, ओके, ओके, ओके। वो वहीं पे ही उनका स्थान होता है, वहीं से उनकी पॉज़िटिविटी हमें मिलती है, पॉज़िटिव एनर्जी वहीं से आती है उनकी। आप एक न्यूमरोलॉजिस्ट हो एंड एक टैरो कार्ड रीडर भी। ये साल यानी कि साल 2024 रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट के लिए कैसा रहेगा? क्या आप कुछ प्रेडिक्ट कर सकते हो? हाँ, ज़रूर, मैं एक बार अपने कार्ड्स ले लेती हूँ। बिल्कुल। जस्ट गिव मी अ मिनट। प्लीज़ टेक योर टाइम। ये आपने अभी क्या किया था?
देखो कार्ड्स जो है ना हम्म, हमारी सबकॉन्शियस एनर्जी को रीड करते हैं, ठीक है। हम्म, और इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि जब भी हम कार्ड रीडिंग कर रहे हैं हम्म, तो हम किसी एक हायर फ्रिक्वेंसी को हम्म, या जिनको भी हम अपने स्पिरिट गाइड, हमारे हम्म, जो स्पिरिट गाइड होते हैं उनको कॉल करें। तो मैंने उनको कॉल किया एंड एक कनेक्टिविटी स्थापित की, क्योंकि आई एम गोइंग टू प्रिडिक्ट एज हम्म, पर द न्यूमरोलॉजी। हम्म, और उन नंबर्स के साथ एक कनेक्टिविटी स्थापित की कि हम्म, मैं उस उनको सही तरीके से हम्म, प्रिडिक्शन दे सकूं थ्रू द टैरो कार्ड्स, वो ओके, मुझे गाइड करें। तो बेसिकली जो भी मेरे वर्ड्स होंगे या जो भी मैं बोलूंगी, इट इज कमिंग थ्रू माय स्पिरिट गाइड थ्रू द टैरो। तो इस तरीके से साउंड हम इंटरेस्टिंग। कनेक्टिविटी करते हैं। इट्स जस्ट नॉट रीडिंग अबाउट द मीनिंग ऑफ द टैरो कार्ड्स, ओके। जो भी 1, 10, 19 या 28 तारीख किसी भी महीने की उसको उनका बर्थ होता है, उनका टोटल किसी भी नंबर, साल किसी भी महीना, हाँ हाँ, जस्ट उनके डेट। उनका जो डेट है, ठीक हम्म, है, वो 1 होता है, हम्म, उनको हम नंबर 1 बोलते हैं, ठीक है। ठीक है। तो हम उनके लिए एक कार्ड निकालते हैं कि हाउ विल दिस ईयर 2024 फॉर द रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट फॉर देम। तो मुझे ऐसा दिख रहा है कि आफ्टर द मंथ ऑफ अक्टूबर जी। 2024 वो जो कुछ भी हम्म, इन्वेस्टमेंट करने की सोच रहे हैं हम्म, रियल एस्टेट में, क्योंकि हम्म, नंबर 1 वालों के लिए ये साल, अगर हम इस साल की एनर्जी के साथ हम्म, देखें हम्म, तो सैटर्न का ईयर है, ठीक है। हम्म, और सैटर्न 1 जो है वो सन को रिप्रेजेंट करता है। तो ओके। ये कहीं ना कहीं एक कॉन्फ्लिक्ट ऑफ माइंड एंड कॉन्फ्लिक्ट ऑफ एक्शन उनका रहने वाला है। हम्म, वो जाके अक्टूबर के बाद थोड़ा सा हम्म, सॉल्व होगा, बहुत सारी मेहनत करने के बाद उनकी विश फुलफिलमेंट होगी। यानी कि जो भी वो इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं उनको अक्टूबर के बाद करनी चाहिए, उससे पहले कोई इन्वेस्टमेंट रियल एस्टेट में उनको नहीं करनी चाहिए। और अभी तक उन्होंने जो भी इन्वेस्ट कर रखा था उनको रिजल्ट बहुत स्लो प्रोसेस में मिलने वाले हैं, ठीक है। ओके, नेक्स्ट इज जिनका भी जन्म किसी भी महीने की 2nd, 11th, 20th या 29th को हुआ है, ओके। उनके लिए प्रिडिक्शन है कि हाउ दिस ईयर 24 फॉर देम फॉर रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट। मैं ये बोलूंगी कि इस साल उनको पुराना कुछ भी बेच कर नया नहीं खरीदना चाहिए, ठीक है। हम्म, अगर वो ये सोच रहे हैं कि मैं पुराना कोई प्लॉट बेचूं या पुराना कुछ भी बेचूं, तो वो नहीं खरीदना चाहिए, एटलीस्ट टिल द मंथ ऑफ मई महीने तक ये नहीं करना चाहिए। उसके बाद वो जो भी इन्वेस्टमेंट करेंगे अपनी रियल एस्टेट में, वो उनको लॉन्ग टर्म इफेक्ट देने वाली है। मतलब उससे पहले वो कुछ नया खरीद सकते हैं लेकिन पुराना ना बेचे। पुराना बेच के नया नहीं खरीदना है। आप कुछ नया इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो वो आप कर सकते हैं, वो अपॉर्चुनिटीज बहुत तेजी से इनके पास आ रही हैं, ठीक है। हम्म, कोशिश करें कि उसको किसी तरीके से मई तक टाल दें, ठीक है। और उस जो भी वो प्रॉपर्टी खरीदेंगे, क्योंकि इस साल 2 नंबर वाले लोग प्रॉपर्टी खरीदने वाले हैं, ठीक है। और जो भी वो हाउ कैन खरीद, यू से दिस? मुझे एक कार्ड में दिख रहा है कि आई एम सीइंग स्टेबिलिटी कार्ड, a lot of money is coming to them through the stability, and stability is what, हम जब भी कोई जमीन खरीदते हैं, ठीक है। तो मुझे नजर आ रहा है कि वो जमीन खरीदेंगे और वो लॉन्ग टर्म उनको बेनिफिट करेगी। जो वो चाह रहे थे कि उस जमीन से हमें बेनिफिट मिले, वो उनको मिलेगा, बट मई के बाद। और पुरानी प्रॉपर्टी अगर बेचनी है तो मई के बाद बेचेंगे, उससे पहले नहीं। आगे चलते हैं, नंबर 3 के नंबर लिए 3। चेक करते हाँ हैं। जी। नंबर 3 उनका होता है जिनका बर्थ किसी भी मंथ की 3rd को हुआ हो, 21st को हुआ हो 12। या 12th को हुआ हो, ठीक है। तो लेट्स सी व्हाट इज कमिंग फॉर देम। 38th ऑल्सो। हाँ, 30th ऑल्सो, 30 तारीख भी। ओके, सो इमोशनली ये साल इन्वेस्ट करने के लिए इनके लिए मैं बोलूंगी बहुत अच्छा नहीं है। बहुत तेजी से ये इन्वेस्ट करने की तरफ बढ़ेंगे। इमोशनल इन्वेस्टमेंट नहीं करनी है रियल एस्टेट में। तो इमोशनल इन्वेस्टमेंट का मतलब है कि ये जगह मुझे ऐसी ही चाहिए थी, मुझे ये मिल गई, मैं इमोशनली अटैच्ड हूँ। या मेरी कोई इंसिस्टर प्रॉपर्टी है, मैं उसको उसके साथ बहुत अटैच हूँ, मैं उसको बेचना नहीं चाहता, या मैं उसको तोड़ के बनाना नहीं चाहता, या मैं उसके साथ कोई छेड़खानी नहीं करना चाहता। वो इमोशनल अटैचमेंट होती है। तो वो इमोशनल अटैचमेंट वाली प्रॉपर्टीज की तरफ ना जाएं। इन्वेस्टमेंट होगी, बट इमोशनली इन्वेस्टमेंट होगी। तो इमोशनली थोड़ा सा अपने आप को सेव करके, दिल दिमाग इस्तेमाल करके, किसी की राय लेकर फिर ये अपने रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट बिकॉज करें। इमोशनल इन्वेस्टमेंट की तरफ जाएंगे तो हो सकता है कोई गलत डिसीजन हो जाए। होगा गलत डिसीजन, क्योंकि वो बहुत ही तेजी से स्विफ्टली डिसीजन लेने वाले हैं, ठीक है। वो तेजी से डिसीजन होते ही उनको लगेगा कि हमने गलत डिसीजन ले लिया, ठीक है। तो नेक्स्ट चलते हैं हम नंबर 4 नंबर की 4 की तरफ। तरफ। नंबर 4 इज हु इज बोर्न ऑन एनी मंथ
4 तारीख को पैदा हुए हो, 13 को 31st। पैदा हुए हो, या 22 को पैदा हुए हो, या 31 को पैदा हुए हो। ठीक है, तो हम उनके लिए देखते हैं कि व्हाट इज कमिंग फॉर देम इन रियल एस्टेट। इट्स अ वेरी गुड ईयर फॉर देम। मैं बोलूंगी कि एक तरीके से ये साल उनके लिए ऐसा साल है जिसके लिए वो बहुत टाइम से वेट कर रहे थे। ठीक है, किस्मत बदलने का टाइम है, किस्मत की किताब उनके लिए सामने खुली हुई है, विच इज ब्लैंक। तो जो चाहें आप वो लिख सकते हैं, जैसा चाहें वैसा अपनी किस्मत को बदल सकते हैं, और लेकिन सोच अपनी पॉजिटिव रखनी होगी, एंड थोड़ा सा एरोगेंस कम करना होगा, क्योंकि 4 इज रिप्रेजेंट्स राहु एंड 8 रिप्रेजेंट्स 8 इज द नंबर ऑफ 2024 शनि। तो एरोगेंस कम करनी होगी, मेहनत से पीछे नहीं हटना है। मेहनत बहुत कराएगा ये साल इनसे, बट वो मेहनत के रिजल्ट इनको देकर जाएगा, और बहुत तेजी से आने वाले 1 महीने के बाद, यानी कि फ्रॉम नेक्स्ट मंथ इनके बहुत तेजी से इन्वेस्टमेंट्स होंगी। तो ऐसा ऐसा कैसे कह रहे हैं कि लाइक जो ये लिख देंगे वही हो जाएगा? On what क्योंकि basis are you saying this? मैं, मेरे पास जो इनका कार्ड आया है, व्हील ऑफ फॉर्च्यून का कार्ड आया है, और इस कार्ड को मैं उनकी एनर्जी से जैसे इंटरप्रिटेशन कर पा रही हूँ, मुझे ऐसा लग रहा है कि इस वक्त भाग्य उनके साथ है, तो भाग्य अपना वो भाग्य खुद लिख सकते हैं। एंड क्वीन ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी आ रही है बहुत स्ट्रांग, जो खुद डिसीजंस लेती है, बट हेफ्टी डिसीजंस नहीं लेने हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं वो हमें, मुझे ऐसा इस कार्ड को देख के फील हो रहा है कि वो हेफ्टी डिसीजंस लेंगे, यानी कि फटाफट डिसीजन लेने की कोशिश करेंगे। वो नहीं करना है, सोच समझ के डिसीजन लेने हैं। तो किस्मत इनके साथ हो जाएगी, जो ये वेट कर रहे थे बहुत टाइम से, वो इस साल इनको मिलने वाला है। गुड फॉर देम, बहुत अच्छा रहेगा। ठीक है, आगे चलते हैं नंबर 5, जी। जो किसी भी महीने की 5 या 14 14th को पैदा हुए हैं, या किसी भी महीने की 23 तारीख को पैदा जी, हुए हैं। ठीक है, लॉर्ड ऑफ वेल्थ एक्वायरमेंट, बहुत सारी वेल्थ एक्वायर करेंगे ये रियल एस्टेट के थ्रू। एंड बहुत अच्छा कार्ड आया है कि एक तो स्पेस शिफ्टिंग होगी इनकी। ठीक है, जो मुझे दिख रहा है कि स्पेस शिफ्टिंग होगी, एक जगह से दूसरी जगह ये अपनी जगह बदलेंगे, तो हो सकता है बहुत सारे नंबर 5 वाले लोग जो हैं वो अपना स्थान परिवर्तन करें, एक जगह से दूसरी जगह घर शिफ्ट करें या ऑफिस शिफ्ट करें। शिफ्टिंग होगी, इट कैन बी शिफ्टिंग ऑफ अ फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर स्टेट, फ्रॉम वन कंट्री टू अनदर कंट्री, ये भी हो सकता है। हैप्पीली अपनी फैमिली के साथ सेटल होंगे जैसे भी वो चाहते हैं। एंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग फॉर नंबर 5 इज कि इन लोगों को इस साल अगर इन्वेस्टमेंट करनी है रियल एस्टेट में, तो इनको कंट्री साइड या आउटस्कर्ट्स में इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए, नॉट इन दिस सिटी। जितना ज्यादा ये आउटस्कर्ट्स में इन्वेस्टमेंट करेंगे उतना ये फ्लरिश करेंगे। ओके, बट अगर लाइक सिटीज में करना चाहें तो? सिटीज जैसे में आपने मैं कहा बोलूंगी शफलिंग कर रहे कि हैं, वो हाँ, वो शिफ्टिंग कर रहे हैं। घर शिफ्टिंग होगा, और हम्म, अगर उनको घर शिफ्ट करना है, अगर खुद ही शिफ्ट होना चाहते हैं ना, तब सही है। तब सही है। बट अगर इन्वेस्टमेंट करनी है तो फिर उनको आउटस्कर्ट्स में या आउटस्कर्ट्स में कंट्री जाके साइड करें, में इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। तो मैं भाई से कह सकता हूँ अपने, हाँ जिनका नंबर 5 है, कि हाँ आप अगर शिफ्ट करने की सोच रहे हो तो आप हाँ कर सकते हो। हाँ हाँ हाँ। ठीक है, चलते हैं आगे हाँ जी, नंबर 6 नंबर की 6। तरफ, जो किसी भी महीने की 6, 15 या 24 को पैदा हुए हैं। ओके, तो एक और कार्ड आ रहा है मेरे पास, आई विल जस्ट पुल 4 कार्ड्स। ये 6 नंबर वालों के लिए ये साल जो है वो बहुत बहुत अच्छा नहीं है इन्वेस्टमेंट को लेकर। ठीक है, तो मैं बोलूंगी कि कंटिन्यू। आपका 6 नंबर है। ओके, तो 6 नंबर वालों के लिए ये साल बहुत अच्छा नहीं है इन्वेस्टमेंट को लेकर। एटलीस्ट इनको इन्वेस्ट करने के लिए मई से लेकर सितंबर तक तो बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए, मई टू सितंबर। ठीक है, क्योंकि उस वक्त ये एक इमोशनल फेज से गुजरेंगे, एंड दे विल नॉट बी इन द माइंडसेट जहां वो सही डिसीजंस ले सके। अभी तक जो कुछ भी करा हुआ है इन्वेस्ट, ठीक है, उसकी तरफ फोकस करें, रेदर देन बाइंग अ न्यू प्रॉपर्टी और इन्वेस्टिंग इनटू न्यू स्पेस। जो किया हुआ है उसके रिजल्ट्स आएंगे बहुत अच्छे। ठीक है, उसके बहुत अच्छे रिजल्ट्स आएंगे। इमोशनली अगेन स्टेबल होने की जरूरत है। आई विल से कि इन लोगों को अगर मैं एज अ रेमेडी बोलूं तो इनको डेली शुक्र मंत्र का जाप करना चाहिए। ओके, ठीक है, तो और अगर मतलब वो नहीं कर सकते हैं तो डेली अपनी बॉडी पे इत्र लगाएं। और इत्र क्या है? इत्र शुक्र को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, ओके,
और जितनी भी फीमेल्स हैं उनको और ज्यादा रिस्पेक्टफुली ट्रीट करें। ये एक हमारा बिहेवियरल रेमेडी होती है, इसको हम बिहेवियरल रेमेडी बोलते हैं। ओके। ठीक है, अपने बिहेवियर में थोड़े से उनके प्रति और सॉफ्ट और सम्मान और आदर के साथ डील करें, घर में भी और बाहर भी। साथ ही इनको 10 मिनट के लिए ना डेली बैठकर सिर्फ अपने साथ 10 मिनट्स टाइम स्पेंड करना चाहिए, सिर्फ 10 मिनट्स के लिए। तो ये चीजें मैं सब शुरू कर दूं, बिकॉज मेरा नंबर 6 है। हाँ बिल्कुल, आपको शुरू करनी चाहिए। तो आगे चलते हैं नंबर 7 के लिए, जी। जो किसी भी महीने की 7 तारीख को, 16 को या 25 को पैदा हुए हैं, जी। 7, 16 या 25 ऑफ एनी मंथ। ठीक है, तो उनके लिए देखते हैं कि 2024 इन्वेस्टमेंट पर्पस से कैसा रहने वाला है। थोड़ी सी इनको दिमाग में एक टेंशन सी बनी रहेगी। ठीक है, और कहीं ना कहीं इनको जो अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी वो अपने एरिया से बाहर निकल के इनको इन्वेस्ट करनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल कि अगर ये दिल्ली में रहते हैं तो इनको दिल्ली में इन्वेस्टमेंट नहीं करनी है, इनको थोड़ा सा बाहर की टेरिटरी में जाके इन्वेस्ट करना है। एक चीज मुझे बहुत अच्छी इनकी इनसाइट में नजर आ रही है कि अगर ये किसी ऐसी जगह पे इन्वेस्ट करते हैं जहाँ कोई वाटर बॉडी है, कोई रिवर है, या ये किसी समुद्र तट के किनारे, बीच साइड, हाँ लाइक गोवा हो गया या मुंबई में या किसी भी तरीके से वहां पे इन्वेस्ट करते हैं, सो वो इनको बहुत आगे लेके जाएगा, न्यू वेंचर्स ओपन करेगा, न्यू अपॉर्चुनिटीज इनके लिए लेकर आएगा। एक तरीके से आप कह सकते हैं कि एक गेटवे ओपन करेगा फॉर फ्यूचर। मतलब इट कैन बी ऋषिकेश एंड गोवा एज वेल। यस यस मतलब यस, सी साइड हो, रिवर साइड हो। मेंटल टेंशन बनी रहेगी, स्टेबिलिटी होगी, पैसा होगा, सब कुछ होगा, बट कहीं ना कहीं ये दूसरों की सुनते हुए डिसीजन मेकिंग नहीं कर पाएंगे, इन्फ्लुएंस डिसीजन रहेंगे, आप कह सकते हैं इन्फ्लुएंस डिसीजंस रहेंगे। उससे बचने के लिए इट इज गुड कि इनको 2-2.5 महीने वेट कर लेना चाहिए टिल द मंथ ऑफ अप्रैल। उसके बाद दे कैन गो एंड डू इट आफ्टर अप्रैल। तो आप ये कैसे बता पा रहे हैं कि लाइक इसमें उनका लाइक पानी के आसपास की इन्वेस्टमेंट ही उनके लिए सही रहेगी? सी कुछ तो ये सब कार्ड के थ्रू इंट्यूटिवली आता है, एंड इन माय कार्ड्स लाइक आई एम सीइंग इन 2 ऑफ वांड्स। इस कार्ड में हमें दिख रहा है कि अगर आप अपनी टेरिटरी क्रॉस करते हैं तो यू आर गोइंग टू गेट गुड बेनिफिट्स। प्लस हम यहाँ पे एक वाटर बॉडी देख रहे हैं। ठीक है, तो वाटर बॉडी के पास अगर हम इन्वेस्टमेंट की बात करें तो अगर ये किसी वाटर बॉडी के पास जाके इन्वेस्टमेंट करते हैं, इवन दैट कैन बी आउट ऑफ कंट्री ऑल्सो। ठीक है, अगर इनका प्लान है कि मुझे किसी और कंट्री में जाके पैसे लगाने हैं, इन्वेस्ट करना है, रियल एस्टेट परचेज करना है, दुबई अटलांटिस के पास। हाँ हाँ, सो इफ दे दे वांट टू डू इट, दे कैन डू इट। हाँ, इस तरीके से हम इसको बता पाते हैं। प्लस मेरे पास जो बाकी के 2 कार्ड्स हैं उसमें मुझे ब्लू कलर बहुत ज्यादा प्रोमिनेंट दिख रहा है। वाटर एलिमेंट इज वेरी प्रोमिनेंट। वाटर एलिमेंट हमारे इमोशंस भी है, इसलिए मैंने कहा ना इमोशनली ये लोग इन्फ्लुएंस रहेंगे, तो कहीं ना कहीं दूसरों से भी इन्फ्लुएंस रहेंगे। सो वो बहुत जरूरी है। एंड फॉर 7 नंबर, दे आर वेरी हाईली इंट्यूटिव। अगर हम नॉर्मल 7 नंबर की बात करते हैं ना, 7 नंबर ट्रेट्स की बात करते हैं, दे आर वेरी हाईली इंट्यूटिव पीपल। और ये लोग वैसे भी इमोशनल डिसीजंस लेते हैं, और मैं ये कहूंगी बेस्ड ऑन इंट्यूशंस। हाँ, बेस्ड ऑन इंट्यूशंस। और कई बार वो अपने इंट्यूशन को नहीं सुनते, तब उनको ज्यादा प्रॉब्लम होती है। तो इंट्यूटिवली डिसीजंस लें एंड इन्फ्लुएंस ना हो बहुत सारे लोगों से, देन ये 4 साल उनके रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट के लिए आफ्टर अप्रैल इट इज वेरी गुड नियर द वाटर बॉडीज। ठीक है, आगे चलते हैं। नंबर 8, द नंबर ऑफ शनि, द नंबर ऑफ सैटर्न, द नंबर ऑफ द ईयर 2024 एंड द नंबर ऑफ फाइनेंस। हम इसे फाइनेंस का नंबर भी बोलते हैं। देखते हैं ये साल उनके लिए रियल एस्टेट की इन्वेस्टमेंट के लिए कैसा रहेगा। फाइनेंस का ईयर भी कहा जा रहा है। यस, सो इट्स अ ब्रेक थ्रू ईयर फॉर देम। ठीक है, कार्ड्स भी ये कह रहे हैं। यस, इट्स अ ब्रेक थ्रू ईयर। पहला कार्ड ही मेरे पास ये कार्ड आया डेथ का, इसको मैं ब्रेक थ्रू देख रही हूँ इनके लिए, इन लोगों के लिए, कि पुराने पैटर्न्स टूटेंगे, और अगर ये पुराने पैटर्न्स तोड़ लेते हैं तो अब मेरा आपके कार्ड से विश्वास बनने लगा है। जैसा लाइक न्यूमरोलॉजी कह रही है, अब आपकी कार्ड रीडिंग भी बिल्कुल एकदम सटीक बैठी है। एवरीथिंग इज अमैल्गमेटेड। आप जैसे अमैल्गमेशन के थ्रू इंट्यूटिवली रीड करते हैं, तब आप, इट्स जस्ट नॉट अबाउट मीनिंग। अगर आप जनरली टैरो रीडिंग में देखते हैं तो लोग जनरल इंटरप्रिटेशन निकालते हैं इस कार्ड की। इट्स नॉट अ जनरल इंटरप्रिटेशन, राइट? इट्स एन अमैल्गमेशन रीडिंग। सो हम देख रहे हैं कि मुझे ऐसा फील हो रहा है इस कार्ड को देख के कि
it's a breakthrough year. They have to break certain habits हम्म, and they have to break certain patterns जिनको वो बहुत समय से follow कर रहे हैं. हम्म, And financially they are going to grow. इस साल छोटी छोटी नींव रखी जाएगी इन्वेस्टमेंट की. बहुत बड़ी बड़ी इन्वेस्टमेंट्स ना करें. हम्म, फॉर एग्जाम्पल अगर 8 नंबर वाले लोगों को हम्म, इस साल बहुत बड़ी कहीं प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करना है या अपना घर लेना चाहते हैं या अपना ऑफिस लेना चाहते हैं, तो मैं बोलूंगी कि इट इज गुड कि वो सितंबर के बाद सोचे, प्लान करें. उससे पहले ग्राउंड वर्क कर लें, छोटी छोटी नींव रख लें, छोटा छोटा सा काम कर लें कि ढूंढ लें कहाँ लेना है, कैसा लेना है, कहाँ से पैसे अरेंज करने हैं, किस तरीके से मुझे पेपर वर्क करना है. पेपर वर्क अच्छे से चेक कर एक लें. प्रायर अरेंजमेंट्स करके रखे. एग्जैक्टली, प्रायर अरेंजमेंट्स करके रखे. एंड प्रोकेस्टिनेशन नहीं करना है कि आज कर लेता हूँ, कल कर लेता हूँ, परसों कर लेती हूँ. नो, आपको डेली डिसिप्लिन में रहना है, हार्ड वर्क करना है. मतलब ये जनरली भी ये चीज आपको फाइनेंशियली बहुत ऊपर लेके जाएगी. ये साल 8 नंबर वालों के लिए फाइनेंशियली बहुत अच्छा रहने वाला है. न्यू अपॉर्चुनिटीज बहुत सारी आएंगी इनके पास में, जिनको ये अपनी आलस के लिए, आलस की वजह से इन कैश नहीं कर पाएंगे. तो आलस नहीं करना है, आलस त्यागना होगा. आलस ये तो त्यागना आम है. जीवन में भी कहा जाता है, आलस त्यागना होगा. हाँ, और इनके लिए ये बहुत जरूरी है. और मैं कहूंगी रियल एस्टेट के लिए दे विल हैव अ लॉट ऑफ ऑप्शंस कि मुझे कहाँ इन्वेस्ट करना चाहिए. अगेन मैं बोलूंगी कि जो सबसे ज्यादा इनको लगे कि ये चीज, ये प्रॉपर्टी या ये वाला एरिया मेरे लिए, मेरे मतलब मुझे सबसे ज्यादा सूटेबल लग रहा है, अगेन गो विद योर इंट्यूशन. क्योंकि 8 नंबर के लोग जो है ना वो भी बहुत हाईली इंट्यूटिव होते हैं. तो गो विद योर इंट्यूशन, टेक अ डिसीजन विद योर फैमिली मेंबर. जो भी आपके क्लोज फैमिली मेंबर या फ्रेंड हैं उनके साथ बैठकर डिसीजन ले. बहुत अच्छे से ये आगे ग्रो कर सकते हैं. आगे चलते हैं नंबर 9 की तरफ, जिनका भी बर्थ किसी भी महीने की 9th को हुआ है, 18th को हुआ है या 27th को हुआ है. लेट्स सी कि उनके लिए हमारे कार्ड्स क्या कहते हैं फॉर द इन्वेस्टमेंट पर्पस. इट्स अ बिग नो फॉर द इन्वेस्टमेंट इन रियल एस्टेट फॉर देम. they will take very wrong decisions and गलत तरीके से ट्रैप भी हो सकते हैं. ठीक है, और अपनी दिमाग से ये जितना ज्यादा कहते हैं ना डिसीजन लेने की कोशिश करेंगे या एक जगह पे स्टैग्नेंसी रखेंगे या फिर ये करेंगे कि मुझे सब कुछ पता है. ईगो इन्वेस्टमेंट नहीं करनी है, बिल्कुल इन्वेस्टमेंट करनी ही नहीं है. इन्वेस्टमेंट ही मैं नहीं ये करनी है. बोलूंगी इन्वेस्टमेंट नहीं करनी है. ये साल आप जाने दीजिए. डू नॉट इन्वेस्ट इन एनी रियल एस्टेट. मैं साफ मतलब बोल ये रही 9 हूँ. नंबर वालों का साल ही नहीं है किसी प्रकार का इन्वेस्टमेंट रियल के लिए. एस्टेट इन्वेस्टमेंट का साल नहीं है. इनको फिलहाल वेट करना चाहिए अगले साल के लिए. आपको ऐसा कौन सा कार्ड दिखा जिसके बेसिस पे आप See, I am seeing these two cards. Like I am seeing the devil card, wrong decision. I am seeing this card 7 of wands की अपनी मत रखकर गलत डिसीजन ले सकते हैं और लोग इनको समझाने की कोशिश करेंगे बट स्टिल इनको समझ में नहीं आएगी. दे विल टेक वेरी रॉन्ग डिसीजंस, हेफ्टी डिसीजंस. गलत जगह पैसा लगा देंगे, गलत लोगों के बीच में फंस सकते हैं. लोग इनको मैनिपुलेट करने की कोशिश करेंगे इफ दे गो फॉर द रियल एस्टेट. तो 9 नंबर वालों के लिए बिग नो. वेट करना चाहिए इस साल एटलीस्ट. तो आई गेस सभी नंबर हमने डिस्कस कर लिए. यस. ये साल आपकी जो रीडिंग है उसके हिसाब से समझ में आया कि 6 नंबर वाले और 9 नंबर वाले हाँ. सावधान रहे. बाकी सबके लिए साल अच्छा रहेगा. राइट राइट राइट. 6 बहुत नंबर वाले सही. सावधानी के साथ अपना इन्वेस्ट करें तो बहुत अच्छा रहेगा. अब हम चलते हैं हमारे रैपिड राउंड की तरफ जिसमें हम कुछ क्वेश्चंस के आपसे जवाब मांगेंगे ओके जिनका जवाब आपको कहते हैं ना मिनिमम थॉट के साथ देना है. ओके. बेस्ट 3 डीड्स टू ब्रिंग होम पीस एंड पॉजिटिव एनर्जीज. बेस्ट 3 डीड्स. ओके, तो मैं बोलूंगी कि जब भी आप ऑफिस के लिए सुबह निकलते हैं, चाहे वो मेल है या फीमेल है, स्पेशली मेल्स के लिए अगर आप घर जा रहे हैं तो खाली हाथ घर ना जाएं, कुछ ना कुछ लेकर जाएं. कभी भी खाली हाथ घर नहीं लौटना चाहिए. दूसरी चीज मैं कहूंगी कि हमेशा सुबह अपने घर. सॉरी टू इंटरप्ट यू. मैं तो अक्सर अपने घर पे जाता हूँ. लाइक मेरा घर जो और मेरा ऑफिस बहुत आसपास है तो मैं लाइक दिन में 5-7 बार तो अपने घर चले ही जाता हूँ. ओके. तो तो आप जब लास्ट अपने घर जाते हैं ना कि अब मैं बस सब मतलब ऑफिस पैक करके आई एम गोइंग बैक टू माय होम, देन यू कैन टेक एनीथिंग.
कुछ भी हो, कुछ भी, चाहे वो मतलब खाने चाहे की आप, चीज ना हो, बट वो कुछ डेकोरेटिव आइटम हो, हाँ कुछ भी, हाँ, कैन बी एनीथिंग। एनीथिंग लाइक यू कैन टेक फ्रूट्स, यू कैन टेक, यू नो, आप घर का कोई सामान लेकर चले सामान। जाइए, कुछ भी लेकर जाइए। और घर में अगर बच्चे हैं तो यू नो उनके लिए आप सब कुछ कुछ ना कुछ लेकर जाइए, बच्चों के लिए लेकर जाइए, तो वो एक हैप्पीनेस का माहौल घर में क्रिएट होता है, राइट। और दूसरा, आप सुबह उठते ही अपने घर के खिड़की दरवाजे खोलिए, घर घर में ताज़ी हवा, धूप आप घर में आने दीजिए, एंड एक दूसरे के साथ मिल के रहिए। प्लस जैसे कि मैंने बताया, सेज बंद कीजिए, या घर में आप पॉजिटिव साउंड्स आप प्ले कीजिए, उससे बहुत फर्क पड़ता है। इसी से मेरा अगला क्वेश्चन आ जाता है, बेस्ट 3 चैंटिंग मंत्रास टू ब्रिंग होम सुख, शांति एंड समृद्धि। मैं बोलूँगी कि आपको घर में गायत्री मंत्र प्ले करना चाहिए। दुर्गा सप्तशती में एक स्तोत्र आता है, कुंजिका स्तोत्र। तो ओके। कुंजिका स्तोत्र जो है वो दुर्गा सप्तशती का पूरा सार माना जाता है। आप वो भी घर में प्ले कर सकते हैं। देयर आर लॉट ऑफ वीडियोस अवेलेबल ऑन द यूट्यूब, ठीक है, तो वो आप प्ले कर सकते हैं। और साथ ही आप ओम मंत्र चैंटिंग प्ले कर कोई सकते हैं। टाइमिंग्स इनकी पर्टिकुलर? कोशिश करें मॉर्निंग में करने की, इवनिंग में करने की, दोनों समय कर सकते हैं। तो ये तीनों लाइक अलग अलग टाइम पे, या फिर तीनों को थोड़ी थोड़ी देर रोज करें? कोशिश करें तीनों को थोड़ी थोड़ी देर रोज प्ले करने के लिए, तो नहीं ज्यादा तो अच्छा इनमें से रहेगा। एक कर लें और हाँ, वो भी लाइक कर सकते ऑल्टरनेट हैं, डेज पे चला लें? आप कर सकते हैं, कर ठीक है। सकते हैं। बेस्ट 3 crystals we can keep in home to get rid of negative influences. Negative influence is black tourmaline. You can keep smoky quartz, and you can keep selenite, and you can keep rose quartz also. रोज क्वार्ट्स आपके घर में लव एंड पीस, हैप्पीनेस को और अच्छे रिलेशंस को जो है मैनिफेस्ट करने Like में we हेल्प already करता है। discussed. यस। Best 3 places we should visit for inner peace and positive vibes. अपने अंदर विजिट कीजिए। आत्मचिंतन, आत्म आत्मज्ञान, आप ज्ञान। चिंतन, हाँ, उस पे आप ध्यान दीजिए, क्योंकि ना भगवान बाहर ढूंढने से मिलते हैं, ना ही शांति बाहर ढूंढने से मिलती है, सब कुछ हमारे अंदर है। जैसा फिर आपने भी कहा था कि पूरा यूनिवर्स हमारे अंदर है। हमारे अंदर है। फिर भी अगर आप अपने आप को ग्राउंडेड रखने के लिए और पॉजिटिव रखने के लिए जाना चाहते हैं, तो आप ग्रीन ग्रास में थोड़ी देर या नेचर में थोड़ा टाइम स्पेंड कीजिए। उससे हमारा माइंड जो है वो थोड़ा फ्रेश हो जाता है। अर्ली मॉर्निंग यू कैन गो टू द वॉक्स, और यू नो मेरी ओपन कोशिश एरियाज में। रहती है कि मैं लाइक ये करूं, ओके, अर्थिंग भी कहते हैं इसको हाँ, हम लोग कि ग्राउंडिंग, हाँ, हाँ जी, अर्थिंग, ग्राउंडिंग। लाइक राइट हम राइट, लोग कोशिश करते हैं कि ग्रास के ऊपर थोड़ी देर बेयरफुट वॉक करें। हाँ, तो दैट यू कैन डू। बेस्ट 3 डेकोरेटिव येट पॉजिटिव थिंग्स फॉर होम एंड ऑफिसेस। बेस्ट 3 डेकोरेटिव आइटम्स, यू कैन प्लेस क्रिस्टल ट्रीज। क्रिस्टल ट्रीज आते हैं, छोटे छोटे चिप ट्रीज आते हैं, दैट यू कैन कीप। यू कैन प्लेस लॉर्ड बुद्धा। लॉर्ड बुद्धा को हम लोग डेकोरेशन के उससे ना यूज करके आप उनको रखिए और उनके आगे धूप बत्ती कीजिए, एंड जस्ट प्रे टू इट, क्योंकि लॉर्ड बुद्धा's एनर्जी इज वेरी हाई। सो वो आपके घर की एनर्जीज को बहुत पॉजिटिव ले आते हैं, ठीक है। Plus, in the center of your house, you can put some crystals in the glass bowl, और उसको घर के ब्रह्म स्थान, घर के सेंटर में रखिए। ब्रह्मस्थान यानी सेंटर ऑफ द घर का, हाउस। हाँ, घर का सेंटर। अच्छा, मेरे को एक छोटी सी अभी क्यूरियोसिटी हुई कि जानने की कि एक ना लोग वो रखते हैं 7 हॉर्सेस का भी हाँ एक, हाँ हाँ, वो अपने घर में एक राइट। पोर्ट्रेट रखते हैं, वो क्या होता है एग्जैक्टली? वो हमारे को नॉर्थ में रखना चाहिए, क्योंकि नॉर्थ हमारी अपॉर्चुनिटीज का जोन होता है, वहां से अपॉर्चुनिटीज आती हैं, वहां से हमारे को बिजनेस डील्स मिलती हैं। तो नॉर्थ में अगर आप 7 हॉर्सेस जो एक ही डायरेक्शन में भाग रहे हैं, अलग अलग डायरेक्शन में नहीं, अगर आप उसको वहां प्लेस करते हैं, तो वो आपको अपॉर्चुनिटीज लाने में, आपके काम को पेसअप करने में हेल्प करता है। साथ ही अगर आप ऑरेंज कलर का, ये फंगशुई में होता है कि अगर आप एक ऑरेंज कलर का हॉर्स साउथ ईस्ट में प्लेस करते हैं, फंक्शुई। फंगशुई इज अ चाइनीज वे ऑफ डूइंग वास्तु, ठीक है, प्लेसिंग सम एलिमेंट्स टू बैलेंस द एलिमेंट्स, क्योंकि हमारे घर में, हमारी बॉडी में, एवरीवेयर देयर आर 5 एलिमेंट्स। तो आपको भी फंक्शुई? हाँ, अरे सो वी वेरी डू। नाइस। तो फंगशुई में आप यू नो ऑरेंज हॉर्स को साउथ ईस्ट में प्लेस करते हैं, जो कि यू नो ऊपर की तरफ है, नॉट वॉकिंग, यू नो जंपिंग हॉर्स है। सो दैट कैन ब्रिंग अ लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटीज फॉर यू, लॉट ऑफ एनर्जी ऑफ वर्क टुवर्ड्स यू। अब मैं आपसे कुछ जानना चाहूंगा, रियल एस्टेट बेस्ड क्वेश्चंस। ओके, बेस्ट 3 फेवरेट कंट्रीज विद बेस्ट इंफ्रा एंड डिजाइंस।
ओके, तो सबसे पहले तो मुझे इंडिया इज द बेस्ट कंट्री फॉर इन टर्म्स ऑफ आर्किटेक्चर, इन टर्म्स ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर। जितना ज्यादा आर्किटेक्चर और इंफ्रास्ट्रक्चर इंडिया में आपको मिलेगा वो कहीं नहीं मिल ये सकता। दिल की आवाज है, ये दिमाग की भी है, हाँ, दोनों की है ये। बिल्कुल यही है, क्योंकि यहीं से सब लोगों को आगे जाके वो सब चीजें ट्रैवल हुई हैं। सेकंड मैं बोलूंगी इजिप्ट। इजिप्ट के जो स्ट्रक्चर्स हैं, इजिप्ट के जिस तरीके से उन्होंने पिरामिड्स डिजाइन किया, इट्स अ वंडरफुल वे, इट्स अ वंडरफुल आर्किटेक्चर, इट्स अ साइंटिफिक थिंग। एंड आपको मैं एक चीज और बताती हूँ कि उन्हीं पिरामिड्स के बेस पे हम वास्तु रेमेडीज करते हैं। उन्हीं पिरामिड की साइंटिफिक वे पे बेस्ड हम घर में पिरामिड्स प्लेस करते हैं, और इसके ऊपर एक प्रॉपर रिसर्च हुई है। और जिन्होंने भी रिसर्च करी है उन्होंने बहुत समय लगा के रिसर्च करी है, और उनके पिरामिड्स हम एज अ वास्तु रेमेडी प्लेस करते हैं, एंड दे वर्क लाइक मैजिक। मेरे को नहीं पता था कि इनके बीच में कोई इंटरकनेक्टिविटी है। ये सब साइंटिफिक है। अगर आप जाके देखोगे ना, जिस तरीके से जिस एंगल पे वो बने हुए हैं उसी एंगल पे वो पिरामिड्स भी डिजाइन होते हैं। पहले मेरे को जब आपने बोला ना, तो एक बार लाइक इजिप्ट आपने बोला तो मेरे को था कि अंदर से कि आपने क्रिस्टल्स को सोच के कहा होगा, बट हाँ, वो पिरामिड एंड वो कनेक्टिविटी। राइट। नाइस। आपकी 3 फेवरेट रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट लोकेशंस इन इंडिया और एनीवेयर इन वर्ल्ड। ओके, तो इन इंडिया हम बात करते हैं तो मैं बोलूँगी कि इन इंडिया में जो रियल एस्टेट की तरफ एरियाज जा रहे हैं, दैट इज़ वेरी, आप गोवा में इन्वेस्ट कर सकते हैं, ठीक है। आप राई बद्दी, जो ये सारा लाइक पानीपत हरियाणा का एरिया है, सोनीपत वाली जगह हाँ, कह रहे हैं आप। ये एरिया बहुत अच्छा है इन्वेस्टमेंट के लिए। और एनसीआर तो है ही है, बट मेरे को इंट्यूटिवली ऐसा फील हो रहा है कि अगर लोग इन्वेस्टमेंट पर्पज से साउथ की तरफ बढ़ते हैं ना, तो वो बहुत जल्दी डेवलप होगा, क्योंकि अभी तक साउथ की तरफ किसी का ना वो नहीं है फोकस उस तरीके से। बट साउथ की तरफ रियल एस्टेट बहुत जल्दी फ्लरिश होने वाला है। ये जस्ट इंट्यूटिवली आई एम जस्ट टेकिंग दिस गाइडेंस, मे जस्ट। बी यू आर राइट, बिकॉज नॉर्थ में तो हमने बहुत डेवलपमेंट देख लिया है। हाँ, जस्ट इंट्यूटिवली साउथ इज कमिंग टू स्टिल मी। लाइक, अभी वहां पे ना कल्चरल हेरिटेज बहुत अच्छी है, और वहां पे अभी अनटच्ड है साउथ। राइट। तो हो सकता है, मे बी यू आर राइट। अगर आपको घर बदलने का मौका मिले तो आप इनमें से क्या चूज करना चाहेंगे और क्या प्रेफर करेंगे एंड क्यों? ओके, हाई राइज या विला या फार्म हाउस लिविंग? फार्म हाउस लिविंग। क्यों? बिकॉज आई एम अ पीस लविंग पर्सन, एंड मुझे आसपास अपने ग्रीनरी बहुत पसंद है, सिंपल लिविंग बहुत पसंद है। तो खुद गार्डनिंग करना बहुत पसंद है, तो मैं थोड़ा शांति से आउट ऑफ द सिटी रहना पसंद करूंगी। नाइस। सिटी लिविंग या कंट्री साइड लिविंग? कंट्री साइड अगेन, लिविंग। लाइक यू ऑलरेडी कंट्री सेड। साइड लिविंग। प्लेन्स या बीचेस या माउंटेन्स? माउंटेन्स। सिंस आप दिल्ली रहते हो, एनसीआर से कोई करंट फेवरेट जगह जहां आप रहना चाहें? दिल्ली एनसीआर से हाँ जगह। जी। ओके, तो आई वुड लव टू लिव इन एनीवेयर इन द माउंटेन्स, maybe towards the north, maybe towards some another area. नो, आई एम टॉकिंग अबाउट दिल्ली एनसीआर ओनली। अच्छा, दिल्ली एनसीआर में अगर मैं हाँ कहीं जी, रहना हाँ चाहूँ, जी। दिल्ली इज द बेस्ट। नहीं, दिल्ली इज द हाँ। बेस्ट, बट दिल्ली एनसीआर में कोई आपकी फेवरेट जगह, लाइक यू लिव इन रोहिणी। रोहिणी, हाँ। एनी अदर प्लेस अदर देन रोहिणी? अदर देन रोहिणी अगर मैं कहीं रहना चाहती हूँ, तो आई वुड लव टू लिव नियर मेहरौली, क्योंकि वहाँ बहुत ग्रीनरी है, ओह, इसलिए। तो आपको लाइक ग्रीनरी, शांत। शांति, आपको ऐसी लोकेशन ज्यादा ऐसी लोकेशन ज्यादा पसंद पसंद आती आती है। भारती जी, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग एंड इट वाज रियली नाइस टॉकिंग टू यू। आज का हमारा पॉडकास्ट काफ़ी इंटरेस्टिंग रहा। आपने बहुत अच्छे अच्छे हमारे को इंसाइट्स दी अपनी एक्सपर्टीज से रिलेटेड, वास्तु से रिलेटेड, एंड उम्मीद करता हूँ कि हमारी ऑडियंस को भी ये बहुत पसंद आएगी। कोशिश करेंगे इनमें से कुछ चीज़ों के बारे में हम और विस्तार में बात करें हमारी ऑडियंस के लिए। तो मिलते हैं आपसे अगले पॉडकास्ट में। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। है। थैंक यू सो मच, थैंक यू।
आप मुझे कोई पिक्चर की स्क्रिप्ट तो नहीं बता रहे हैं ना? It's a real story. I can make you speak to her. आप बात कर सकते हो उनसे. Really? Yes, she's a very good client of mine. और अगर आपका वर्किंग डेस्क है, फॉर एग्जांपल आप घर से काम करते हैं या ऑफिस से, तो ग्रीन एवेंचुरिन आप रख सकते हैं टू मनी मैनिफेस्ट, एंड सिट्रीन रख सकते हैं. सिट्रीन अबंडेंस, मनी, प्रोस्पेरिटी, इन सबको इन्वोक करता है. एक बहुत ही यूनिक क्रिस्टल है, दैट इज ब्रॉन्जाइट. ब्रॉन्जाइट इज अ वेरी रेयर क्रिस्टल, एंड इफ यू कंबाइन इट विद सिट्रीन तो बहुत स्ट्रांगली आप मनी मैनिफेस्ट कर सकते. 4 इज हु इज बोर्न ऑन एनी मंथ, 4 तारीख को पैदा हुए हो, 13, या हाँ जी 13th, 13th को 31st. पैदा हुए हो, या 22nd को पैदा हुए हो, या 31st को पैदा हुए हो. ठीक है, तो हम उनके लिए देखते हैं कि व्हाट इज कमिंग फॉर देम इन रियल एस्टेट. इट्स अ वेरी गुड ईयर फॉर देम. मैं बोलूंगी कि एक तरीके से ये साल उनके लिए ऐसा साल है जिसके लिए वो बहुत टाइम से वेट कर रहे थे. ठीक है, किस्मत बदलने का टाइम है. किस्मत की किताब उनके लिए सामने खुली हुई है, विच इज ब्लैंक. तो जो चाहें आप वो लिख सकते हैं, जैसा चाहें वैसा अपनी किस्मत को बदल सकते हैं. और लेकिन सोच अपनी पॉजिटिव रखनी होगी, एंड थोड़ा सा एरोगेंस कम करना होगा, क्योंकि 4 इज रिप्रेजेंट्स राहु एंड 8 रिप्रेजेंट्स, 8 इज द नंबर ऑफ 2024 शनि. तो एरोगेंस कम करनी होगी, मेहनत से पीछे नहीं हटना है. मेहनत बहुत कराएगा ये साल इनसे, बट वो मेहनत के रिजल्ट इनको देकर जाएगा. और बहुत तेजी से आने वाले 1 महीने के बाद, यानी कि फ्रॉम नेक्स्ट मंथ, इनके बहुत तेजी से इन्वेस्टमेंट्स होंगी.